लूना 25 को खींच लिया चांद की ग्रेविटी ने। अब रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, जहां इस मुकाम तक पहुंचने में भारत के चंद्रयान को 25 दिन से भी ज्यादा का समय लगा था। लूना 25 ने केवल 5 दिन में इस सफर को तय कर लिया है। आखिर कैसे हुआ ये पूरा प्रोसेस, कैसे लूना 25 इतने जल्दी चांद के ऑर्बिट पर पहुंच गया। आज के वीडियो में हम आपको लूना 25 की चांद तक की यात्रा की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, रूस ने 11 अगस्त सुबह 4:40 के करीब अमूर ओब्लास्ट के वोस्तनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर मिशन लॉन्च किया। लॉन्चिंग सोयूज 2.1B रॉकेट से की गई। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि रूस ने पूरे 47 साल के बाद चांद पर अपना कोई मिशन भेजा है। रूस ने जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया है वो एक बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका डायमीटर 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। 4 स्टेज के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा था, जहां से ये स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया और इस हाईवे पर 5 दिन रहने के बाद आखिरकार ये चांद के ऑर्बिट में एंटर कर गया, जहां ये 5 से 7 दिन तक चांद के चक्कर लगाने वाला है और उसके बाद ये 21 अगस्त या 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट ने किस तरह चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया, यहाँ साइंस के कौन से नियम का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई स्पेसक्राफ्ट चांद के ग्रेविटेशनल एरिया में एंटर करता है तो उस प्रोसेस को लूनर ऑर्बिटर इंसर्शन कहते हैं। चांद की सतह से 40,000 किलोमीटर दूर तक चांद की ग्रेविटी का असर रहता है, यानी कि इसका ग्रेविटेशनल एरिया है। और इसका मतलब ये कि इस एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा चांद उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इस पॉइंट पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्पीड जरा सी भी तेज हुई तो स्पेसक्राफ्ट चांद के दूसरी तरफ जा सकता है, अगर स्पीड कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट को मिस कर सकता है। अच्छा, यहाँ जब किसी स्पेसक्राफ्ट के साथ टेस्टिंग की जाती है तो पूरी टेस्टिंग जमीन पर ही की जाती है या फिर स्पेस में आसपास की दूरी पर ही सारे टेस्ट किए जाते हैं। ऐसे में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ये डेटा नहीं होता कि जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस में चांद के ऑर्बिट के पास पहुंचेगा तो उसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, या उस समय चांद की ग्रेविटी उस स्पेसक्राफ्ट पर किस तरह का इफेक्ट दिखाएगी। जब कोई स्पेस एजेंसी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर भेजने का प्लान करती है तो उसे कई तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, जिससे वो आसानी से बिना किसी समस्या के चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर पाए। क्योंकि यहाँ अगर उसकी स्पीड तेज हुई तो वो चांद के ऑर्बिट को मिस कर देगा, और अगर उसकी स्पीड कम हुई जरूरत से वो धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ता रहेगा और अंत में चांद की सतह पर क्रैश कर जाएगा। यहाँ स्पीड के साथ स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी यानी कि उसकी दिशा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसकी दिशा गलत हुई तो भी वो सीधे जाकर सतह पर क्रैश कर सकता है। और इसीलिए लूना 25 की पूरी टीम, जो कि काफी समय से इस मिशन पर काम कर रही है, इसकी हर हरकत पर ध्यान रखे हुए थी ताकि सही समय पर लूना 25 की स्पीड और दिशा को कंट्रोल किया जा सके और वो चांद के ऑर्बिट में सही सलामत प्रवेश कर जाए। इसमें रूस के पुराने एक्सपीरियंस भी उसके काफी काम आए। भले रूस ने लंबे समय से मून मिशन ना किया हो, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि चांद पर सबसे पहले अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला देश रूस ही था। जी हाँ, रूस ने 2 जनवरी 1959 में ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतार दिया था, यानी कि अमेरिका के पहले ह्यूमन मून मिशन से 10 साल पहले। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि रूस के लिए कोई नया मिशन है। हाँ, इस बार ये मिशन काफी मायनों में इम्पोर्टेंट जरूर है, तो ये रूस की तरफ से एक बार फिर से स्पेस रेस में उतरने की सीधी सीधी चेतावनी है जो उसकी तरफ से अमेरिका और चीन को दी गई है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करते हैं। अब यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर स्पेसक्राफ्ट को अपनी स्पीड कम करनी होती है। इस फेज को रिटार्डेशन फेज कहा जाता है। इसके बाद लूना 25 5 से 7 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा और आखिरकार 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। दोस्तों, जब हम चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ग्रेविटी होती क्या है। इस ब्रह्मांड में जिस भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मास है उसके पास ग्रेविटी है, यानी कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अब चांद आकार में पृथ्वी से छोटा है पर उसका मास भी पृथ्वी से कम है और चांद की ग्रेविटी भी पृथ्वी से कम है। हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी चांद की तुलना में 6 गुना तक ज्यादा है, और जब आप और हम धरती पर खड़े होते हैं तब जितना हमारा वजन है
उतनी ग्रेविटी हमारे ऊपर लगती है धरती की तरफ से, और इसी वजह से हमारा एक वजन होता है। अब जब हम चांद पर जाते हैं तो क्योंकि चांद की ग्रेविटी काफ़ी कम है, इसलिए चांद हमें काफ़ी कम पावर से अपनी तरफ खींच पाता है, और इसीलिए वहाँ जाने के बाद हमारा वजन भी कम हो जाता है। धरती पर जितना आपका वजन है, चांद पर जाकर वो उसका 1/6 भाग हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी का वजन धरती पर 84 किलो है, तो उसका चांद पर जाकर वजन 14 किलो ही रह जाएगा, यानी कि बिना डाइटिंग के उसका वजन कम हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, जब लूना 25 चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर रहा था, तब वहाँ उसके ऊपर वहाँ की ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा था, ये सारी कैलकुलेशन रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिकों ने पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि यहाँ किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगे ताकि उसकी स्पीड को धीमा किया जा सके। 20 मीटर की हाइट पर इंजन धीमी स्पीड से चलेंगे ताकि ये लैंड हो पाए। लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बोगोस्लास की क्रेटर के पास उतरेगा। इसके पास लैंडिंग के लिए 30/15 किलोमीटर की रेंज मौजूद है। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करेगा। इसका वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के साइंटिफिक इक्विपमेंट है। इसमें खास इक्विपमेंट भी लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि फ्रोजन वाटर यानी कि जमे हुए पानी की खोज की जा सके। दूसरी तरह लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 के 1 महीने बाद निकलने के बाद भी चांद पर पहले पहुंच सकता है और वहां चंद्रयान 3 से पहले अपनी खोज शुरू कर सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या लगता है आपको लूना 25 पहले पहुंचेगा या चंद्रयान 3? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए